सुरू करायचं ना. झालं थोडं. साथियों, कल 6 दिसंबर विश्व रत्न महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनका 64वां महापरिनिर्वाण दिन, और इस महापरिनिर्वाण दिन के पूर्व संध्या में एक प्रबोधन कार्यक्रम लिया जा रहा है. और ये प्रबोधन कार्यक्रम वर्चुअल लिया जा रहा है. इस प्रबोधन कार्यक्रम में आपके साथ चर्चा करने हेतु संयोजक ने मुझे एक सब्जेक्ट दिया है जिस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे. सब्जेक्ट का नाम है बाबा साहब अम्बेडकर जी का ओबीसी के संदर्भ में क्या योगदान है, या ओबीसी को, पूरे भारत के ओबीसी को हक अधिकार दिलाने में बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान क्या है. इस संदर्भ में मैं 2 मुद्दों पर चर्चा करना चाहूँगा. नंबर 1 बैकग्राउंड, और नंबर 2 बाबा साहब ने ओबीसी को हक अधिकार दिलाने हेतु कौन सा संघर्ष किया और उसके क्या परिणाम हुए. ओबीसी भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला समूह है. जब 1931 में आखिरी जनगणना हुई, उस आखिरी जनगणना में ओबीसी की जनसंख्या 52% बताई. अगर अभी जाति आधारित गिनती होती है तो ओबीसी की जनसंख्या 65% के लगभग पहुंच सकती है. 52% का मतलब होता है 50 के ऊपर 2. भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अनुसार बहुसंख्य जिनके पास वोट है उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए. ओबीसीओं के पास 52% जनसंख्या है और 52% वोट है. तो लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार पूरे भारत पर ओबीसी का राज होना चाहिए. सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक हर जगह ओबीसी होना चाहिए. लेकिन ये बात यूरेशियन ब्राह्मणों को पता है, ओबीसी को पता नहीं. अपनी ताकत कितनी है, अपनी संख्या कितनी है, अपना परसेंटेज कितना है, इसकी सही जानकारी ओबीसी को नहीं है. और इसका मिसयूज शासक वर्ग हमेशा करता है. और ओबीसी को ओबीसी की संख्या का पता ना चले, इसके लिए उन्होंने ओबीसी की जाति आधारित गिनती बंद करने का फैसला 3 सितंबर 1946 से ही लिया है, और आज तक वो उसका अनुपालन करते हैं. ऐसे ओबीसी प्रवर्ग के संदर्भ में, ऐसे ओबीसी प्रवर्ग को हकाधिकार दिलाने के संदर्भ में विश्व रत्न महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका क्या योगदान था और कौन सा योगदान था, इस विषय पर आज हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं. साथियों, बैकग्राउंड में हमको देखना चाहिए कि 1916 को बाबा साहब अंबेडकर राजनीति में आए. उन्होंने समाज जीवन में 1916 में प्रवेश किया, और 6 दिसंबर 1956 मतलब कल उनका महापरिनिर्वाण हुआ.
इसका मतलब उन्होंने 40 साल में हमारे लिए काम किया। 40 साल में 40 साल का हर साल का हर महीना, हर महीने का हर सप्ताह का हर दिन, और हर दिन का हर घंटा, और हर घंटे का हर मिनट, और हर मिनट का हर सेकंड, और सेकंड का हर पल हमारे लिए उन्होंने काम किया। मतलब जितना उनके पास समय था वो पूरा का पूरा समय, 100% समय हमारे लिए उन्होंने लगाया। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर 1916 में राजनीति में आए और समाज जीवन में उन्होंने प्रवेश किया, तब सबसे पहला काम यह किया उन्होंने कि बाबा साहब भारत में 1916 में जैसे ही राजनीति में आए या समाज जीवन में प्रवेश किया, सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया, तो उसके पहले भारत में कितने आंदोलन थे व्यवस्था के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, गैर बराबरी, भेदभाव और विषमता के खिलाफ भारत में कितने आंदोलन थे, इसका गहन अध्ययन किया, उसका बहुत अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद उनको पता चला कि 1916 के पहले जो भारत में आंदोलन थे उनमें 3 कमजोरियां हैं, 3 कमियां हैं, 3 खामियां हैं, 3 वीक पॉइंट्स हैं। तो उन्होंने उसको नोट डाउन किया और पहला वीक पॉइंट ढूंढा, नो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल। मतलब जो भी आंदोलन बाबा साहब के पहले भारत में चले उसका लिखित इतिहास कोई उपलब्ध नहीं। अगर लिखित इतिहास उपलब्ध होता है तो हम पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद पता चलेगा किसने आंदोलन शुरू किया, क्यों आंदोलन शुरू किया, किसके विरोध में आंदोलन शुरू किया, आंदोलन को किसने साथ दिया, आंदोलन का विरोध किसने किया, और आंदोलन कितना सफल हुआ, कितना अधूरा है, और अधूरा है तो किसने पूरा करना चाहिए, कैसे पूरा करना चाहिए, और कब तक पूरा करना चाहिए, इसके बारे में हम सोच सकते। और बाबा साहब को एक कमी नजर आए, नो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल, मतलब लिखित दस्तावेज नहीं है। दूसरी कमजोरी उनके ध्यान में आई कि देयर वाज नो कॉमन गोल, मतलब हर प्रदेश में व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन था। कर्नाटक में था, तेलंगाना में था, उसके पहले तेलंगाना नहीं था लेकिन आंध्र में था, केरला में था, तमिलनाडु में था, छत्तीसगढ़ में था, उड़ीसा में था, महाराष्ट्र में था, गुजरात में था, पंजाब में था, उत्तर भारत में था, बिहार में था, वेस्ट बंगाल में था, हर जगह था। लेकिन हर जगह जो भी आंदोलन चल रहा था व्यवस्था के खिलाफ था, लेकिन अपने तक ही सीमित था। उसका कॉमन गोल नहीं था, सामूहिक उद्देश्य नहीं था। ये दूसरी कमी बाबा साहब ने ढूंढ निकाली। और तीसरी कमी ये ढूंढ निकाली कि देयर वॉज नो कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। जो भी आंदोलन भारत में चल रहे थे व्यवस्था के खिलाफ उसमें कोई तालमेल नहीं था, उसमें कोई सुसंवाद और संपर्क नहीं था। तो बाबा साहब ने निर्णय लिया कि मैं आंदोलन शुरू करूंगा तो ये 3 कमजोरियां, 3 वीक पॉइंट्स, 3 कमियां, 3 खामियां मेरे आंदोलन में नहीं होनी चाहिए। यह निर्णय बाबा साहब ने लिया। मतलब काम शुरू करने के पहले अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद निर्णय लिया। इसका मतलब है विश्व रत्न महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आंदोलन साइंटिफिक आंदोलन था। इट वॉज नॉट ट्रेडिशनल एंड इट वॉज नॉट इमोशनल। बहुत सारे हमारे लोग इमोशनली और ट्रेडिशनल वे में काम करते, इसलिए हम सफल नहीं होते। लेकिन बाबा साहब ने इसका साइंटिफिकली अध्ययन किया, साइंटिफिकली अपना आंदोलन शुरू किया, और उसके तहत निर्णय लिया कि मेरे आंदोलन में ये 3 कमियां, 3 खामियां, 3 कमजोरियां, 3 वीक पॉइंट्स नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने पहला वीक पॉइंट कैसे दूर किया? 1916 से लेकर 6 दिसंबर 1956 तक 40 साल का इतिहास उन्होंने लिखा। एक एक दिन का एक तारीख के साथ उन्होंने इतिहास लिखा, और जिसके अभी 40 मतलब 22 वॉल्यूम प्रकाशित हुए हैं।
और भी होने वाले हैं, कुल मिलाकर 100 वॉल्यूम प्रकाशित होने वाले हैं, पब्लिश होने वाले। मतलब इतना बड़ा साहित्य उन्होंने लिखा, और उसी साहित्य पर हम लोग चर्चा करते हैं कि फला फला जगह, फला फला तारीख को, फला फला समय पर बाबा साहब ने ऐसा कहा था। उसको ही चर्चा का विषय बनाते हैं, प्रबोधन का विषय बनाते हैं, जागरण का विषय बनाते हैं, और समाज का प्रबोधन और जागरण करते हैं। यह लिखित इतिहास उपलब्ध होने की वजह से हुआ। फिर दूसरा, बाबा साहब ने जो दूसरी कमी थी, दूसरी खामी थी, दूसरा वीक पॉइंट था, दूसरी कमजोरी थी, वो थी देयर वॉज नो कॉमन गोल। तो बाबा साहब ने अपने आंदोलन का एक मकसद निर्धारित किया, एक उद्देश्य निर्धारित किया, कॉमन गोल निर्धारित किया, सामूहिक उद्देश्य निर्धारित किया, और जिसका नाम है व्यवस्था परिवर्तन। जिसका नाम व्यवस्था परिवर्तन है। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब ये जो भारत में या फिर बाबा साहब के समय वो खड़ी व्यवस्था थी, उसको अड़ी करने का, वर्टिकल व्यवस्था थी, उसको हॉरिजॉन्टल करने का, और जो विषम व्यवस्था थी उसको सम करने का। मतलब ब्राह्मणों ने जो वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया, अस्पृश्य जाति व्यवस्था का निर्माण किया, अस्पृश्यता का निर्माण किया, शूद्रत्व थोपा, और जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया उनको असुरक्षित किया। ये हमारी समस्या है। तो हमारा एक मकसद होना चाहिए, जिस व्यवस्था के कारण है हमारी समस्या, उस व्यवस्था को समाप्त करना। और बाबा साहब ने अपने आंदोलन का, अपनी जिंदगी का एक ही मकसद रखा, कॉमन गोल रखा, व्यवस्था परिवर्तन। तो बाबा साहब ने निर्णय लिया कि मेरे आंदोलन में ये कमी, ये खामी नहीं होनी चाहिए, ये कमजोरी नहीं होनी चाहिए, ये वीक पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो बाबा साहब अंबेडकर ने उत्तर भारत के गोरे अछूत, मध्य भारत के सांवले अछूत और दक्षिण भारत के काले अछूत, इन लोगों को जोड़ने के लिए, इनमें सुसंवाद और संपर्क प्रस्तावित करने के लिए, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन प्रस्थापित करने के लिए 18, 19, 20 जुलाई 1942 को महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन लिया। और इस राष्ट्रीय अधिवेशन में 75,000 कार्यकर्ता आए थे, लोग नहीं, कार्यकर्ता। इसमें 50,000 पुरुष कार्यकर्ता थे और 25,000 महिला कार्यकर्ता थे। उस समय 42 में एक काम बाबा साहब ने राष्ट्रीय स्तर पर किया, और राष्ट्रीय स्तर पर मैं अछूतों का नेता हूं, यह सिद्ध किया। अभी ये जो काम किया, इसके साथ साथ बाबा साहब ने इसके लिए जो प्रयास किए वो महत्वपूर्ण है। पहले आंदोलन का स्टडी किया पूर्व के, इसमें कमियां खामियां ढूंढी, वो कमियां खामियां दूर करने का निर्णय किया, और वो कमियां खामियां दूर की। और इसके साथ ही बाबा साहब ने अपना राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी, भारतव्यापी आंदोलन खड़ा करने हेतु, और वो भी स्वावलंबी और स्वाभिमानी आंदोलन खड़ा करने हेतु सबसे पहले जो प्रयास किया साथियों, साउथ ब्यूरो कमीशन जब भारत में आया 1918 को, उसके सामने साक्षी थे राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज, कोल्हापुर के संस्थानिक थे, और उनके कहने के अनुसार बाबा साहब अंबेडकर और भास्करराव जाधव, इन दो लोगों ने साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने साक्ष्य दी, मेमोरेंडम दिया। बाबा साहब अंबेडकर ने अछूतों को इतना इतना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इसके लिए अपना मेमोरेंडम दिया। और उस समय बाबा साहब की उम्र थी 27 साल, और 27 साल के उम्र में बाबा साहब ने हमें अपने समाज के प्रतिनिधित्व के बारे में साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने मेमोरेंडम दिया। बाबा साहब के साथ साथ भास्करराव जाधव, जो सत्यशोधक समाज के थे और शाहू महाराज के साथ काम करते थे, मराठा ओबीसी थे, उन्होंने भी अपना एक मेमोरेंडम दिया। मराठा कुणबी ओबीसियों के जनसंख्या के अनुसार उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाए।
ये कहानी सबको मालूम है। जब बाबा साहब अम्बेडकर और भास्करराव जाधव ने साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने साक्ष्य देकर ये कहा, मेमोरेंडम देकर कहा कि हमारे लोगों को हमारी संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व, दैट इज कास्ट वाइज रिप्रेजेंटेशन, दैट इज जातवार प्रतिनिधित्व देना चाहिए, तो तिलक ने इसका विरोध किया। और बाल गंगाधर तिलक ने इतना विरोध किया, इतना विरोध किया, इतना विरोध किया कि गाली देकर विरोध किया। कोल्हापुर और बेलगांव के बीच जो अथनी नाम का गांव है, उस गांव में तिलक गए, क्योंकि उनको मालूम था बाबा साहब अम्बेडकर के पीछे और भास्करराव जाधव के पीछे शाहू महाराज है, और शाहू महाराज कोल्हापुर में रहते। तो कोल्हापुर नहीं गए, वो कोल्हापुर और बेलगांव के बीच अथनी गए और वहां जाकर भाषण किया। रिकॉर्डेड स्पीच है, और ये स्पीच उनका जो अखबार था केसरी नाम का, जिसके वो संपादक हुआ करते थे, उस संपादकीय में छप कर आया है, उनके पेपर में, अखबार में छप कर आया है। उस समय जो भाषण किया तिलक ने, वो ये किया कि तेली, तंबोली और कुनबटों को विधिमंडलों में जाकर के हल चलाना है। तेली जाति है, तंबोली जाति है, कुनबी जाति है और कुनबट गाली है। महाराष्ट्र के जो मराठा है, जो पहले कुनबी थे, उनको उन्होंने जाहिर तौर पर गाली दी। वो हमें गाली देते हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। वो हमें कुनबट कहते हैं और हम उनको लोकमान्य कहते हैं। तिलक को लोग मान्य नहीं थे और लोगों को भी तिलक मान्य नहीं थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया। मतलब इतना बड़ा काम बाबा साहब ने किया था। लेकिन इससे एक बात और साबित हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार और भास्करराव जाधव के अनुसार जातवार प्रतिनिधित्व संख्या के अनुसार नहीं मिला, लेकिन अस्पृश्य लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर बाबा साहब को नॉमिनेट किया गया। और गुजरात के एक आदमी को भी नॉमिनेट किया गया, शायद सोलंकी उनका नाम है। तो बाबा साहब ने सोचा, अगर मैंने थोड़ी सी हलचल की तो फायदा होता है, तो मुझे बड़ी हलचल करनी चाहिए। मतलब बाबा साहब को जो नॉमिनेट किया 1918 को, जो कानून बनाने वाली संस्था थी, विधिमंडल था, उसमें नॉमिनेट किया। तो बाबा साहब इसको कहते हैं, सम्राट अशोका के बाद 2500 साल में इट वॉज अ स्पार्किंग लाइट फॉर मी। ये मेरे लिए स्पार्किंग लाइट था। जैसे आकाश में कोई बिजली कड़कती है और उसकी जो प्रकाश, उसका जो लाइट होता है, वो लाइट है ये मेरे लिए। मतलब इट वॉज अ स्पार्किंग लाइट फॉर मी। मतलब मैंने हलचल किया, मैंने मेमोरेंडम दिया, और उसके बाद मुझे अस्पृश्य लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर विधिमंडल में जहां कानून बनाए जाते हैं, हमारे लिए कानून कौन सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके लिए मुझे नियुक्त किया गया। जब ये बात बाबा साहब के ध्यान में आई तो उन्होंने बड़ा आंदोलन करने की सोची। ये तो छोटा प्रयास था, अब बड़ा प्रयास करूंगा। तो बड़ा प्रयास करने के लिए उन्होंने महाड़ का चौदार तालाब को सत्याग्रह के लिए चुना और पूरे भारत के अछूतों को वहां इकट्ठा करने की कोशिश की। 1927 की बात है, जब बाबा साहब वो सत्याग्रह कर रहे थे, वो पानी के लिए नहीं था। बहुत सारे हमारे जो लोग हैं, पारंपरिक तरीके से काम करने वाले या इमोशनली काम करने वाले, उनको सही इतिहास की जानकारी नहीं है। और ये इतिहास की भी एक विशेषता है। वो इतिहास जिनको जानकार नहीं है, अपने इतिहास की जिसको जानकारी नहीं, वो अनाथ बच्चे की तरह होता है। और अनाथ बच्चों को जो भी गोद लेगा, वो अनाथ बच्चा उसी को अपना बाप मानता है। इतिहास अगर हमें मालूम ना हो तो ये हमारी हालत होती है। इसलिए हमारा इतिहास, अपना इतिहास मालूम होना चाहिए। और हमारी विरासत बहुत महान थी, बहुत बड़ी विरासत थी। तो बाबा साहब ने जहां आंदोलन किया चौदार तालाब में, वहां अभी भी बाबा साहब का पुतला है और उस पुतले पर लिखा हुआ है, यह संघर्ष पानी पीने के लिए नहीं है,
यह संघर्ष पानी पीने के लिए नहीं है, बल्कि कार्यकर्ताओं के अंदर, कार्यकर्ताओं के मन में व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करने की क्षमता निर्माण करना है। और इसके लिए यह संघर्ष है मेरा, पानी पीने के लिए नहीं। इससे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया चौदार तालाब का, और फिर इसको और आगे बढ़ा, क्योंकि उसमें बाबा साहब ये सिद्ध करना चाहते थे कि हम हिंदू नहीं है। आप कहते हो कि तुम हिंदू हो, लेकिन आप पानी भी पीने नहीं देते, तो हम हिंदू कैसे? अरे यहां जानवरों को पानी पीने की अनुमति है और हम इंसान को पानी, अछूत इंसान को पानी पीने की अनुमति नहीं है। तो ये सिद्ध करना चाहते थे बाबा साहब कि हम हिंदू नहीं, और ब्राह्मणों द्वारा सिद्ध करना चाहते थे कि हम हिंदू नहीं। आज वही ब्राह्मण हमको हिंदू कहने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बाबा साहब ने यही सिद्ध करने के लिए दूसरा आंदोलन किया, कालाराम मंदिर का, और वहां भी यही स्टेटमेंट दिया, हम हिंदू है, तुम्हारे भाई है, धर्म बांधव है, धर्म बंधु है, आप जैसे कालाराम का दर्शन लेते हो अंदर जाकर, हमें भी लेने दीजिए। 5 साल संघर्ष चला, मगर किसी ने भी अंदर आने नहीं दिया। तो साफ सिद्ध हुआ, साफ जाहिर हुआ कि हम हिंदू नहीं है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को नासिक जिले में येवला गांव में ये घोषित किया कि हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। आंदोलन किस लिए होते हैं, इसकी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। फिर बाबा साहब को लगा कि पहले आंदोलन से एक अनुभव आया, फिर दूसरे आंदोलन से अनुभव आया, और इससे अब तक वो अछूत लोगों के प्रतिनिधि बन चुके थे, अछूत लोगों के नेता बन चुके थे। अछूत लोगों के नेता के तौर पर उनको मान्यता मिल रही थी, और इसका सबूत है कि उनको मान्यता मिल रही थी। इसका सबूत है कि जब पुणे पैक्ट हुआ तो अछूतों के नेता के तौर पर बाबा साहब को स्वीकार किया गया। ये इतना सारा काम करने की वजह से एक नेता के तौर पर बाबा साहब को स्वीकार किया गया, और सभी अछूतों की ओर से ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अनटचेबल्स इन इंडिया बाबा साहब को न्योता दिया गया। इसका मतलब है बाबा साहब ने, एक तरफ गांधी कहते थे कि मैं ही अछूतों का नेता हूं, और दूसरी तरफ बाबा साहब ने सिद्ध किया, गांधी नहीं, मैं अछूतों का नेता हूं। तो ये बाबा साहब ने पुणे पैक्ट में भी सिद्ध कर दिया। इतना ही नहीं, इस आंदोलन को इतना आगे बढ़ाया जब पुणे पैक्ट हुआ, और बाबा साहब ने जो हक अधिकार लड़ झगड़ कर प्राप्त किए थे, गांधी ने अनशन करके छीन लिए। तब बाबा साहब ने बड़ा आंदोलन खड़ा किया, और बड़ा आंदोलन खड़ा करते समय उन्होंने पूरे भारत के, उत्तर भारत के गोरे अछूतों को, साउथ इंडिया के काले अछूतों को और सेंट्रल इंडिया के सावले अछूतों को इकट्ठा किया। और इसके पहले, जैसे मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में उन्होंने 75,000 कार्यकर्ता को इकट्ठा किया और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का निर्माण हुआ। और उसमें भाषण करते समय बाबा साहब ने कहा कि संपूर्ण आजादी हमारा लक्ष्य है, हमें संपूर्ण आजादी चाहिए। हमारा जो संघर्ष है वो राजनीति के लिए नहीं, मान सम्मान और संपूर्ण आजादी के लिए है। मान सम्मान और संपूर्ण आजादी के लिए है। जब ये बात अंग्रेजों तक पहुंची, जब ये बात मोहनदास करमचंद गांधी तक पहुंची, और जब ये बात पूरे भारत तक पहुंची, इससे 3 परिणाम उभर आए। इसमें पहला परिणाम यह हुआ साथियों कि जब ये अधिवेशन चल रहा था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का, और नागपुर में चल रहा था, तो बाबा साहब अम्बेडकर को 20 जुलाई 1942 को तीसरे दिन दिल्ली बुलाया गया। अंग्रेजों ने दिल्ली बुलाया, और दिल्ली बुलाकर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कैबिनेट मिनिस्ट्री दी। ऊर्जा मिनिस्ट्री कैबिनेट पद दिया, लेबर मिनिस्टर किया, वो भी कैबिनेट मिनिस्ट्री दी, CPWD दिया, वो भी कैबिनेट मिनिस्ट्री है, और इरिगेशन का भी कैबिनेट।
मतलब 4 खातों का कैबिनेट मिनिस्ट्रीशिप बाबा साहब अम्बेडकर को दिया। इसका मतलब यह हुआ साथियों कि अगर हमारा आंदोलन देशव्यापी है, राष्ट्रव्यापी है, भारतव्यापी है, स्वावलंबी है और स्वाभिमानी है, तो 4-4 खाते वो भी कैबिनेट मिलते हैं। और एक राज्य मंत्री के लिए किसी के पीछे भागने की या किसी के पीछे आगे पीछे दुम हिलाने की या किसी के तलवे चाटने की आवश्यकता नहीं होती। देश भर शक्ति को खड़ा करना होता है, बाबा साहब ने किया और तब उनकी पहचान बनी, तब उनको मान्यता मिली और तब उनको जो चाहिए तो मिल गया। दूसरा परिणाम यह हुआ साथियों कि गांधी ने देख लिया कि 1916 में बाबा साहब अम्बेडकर 0 थे, क्योंकि गांधी भी 1916 में भारत में आए थे अफ्रीका से और बाबा साहब भी राजनीति में और समाज जीवन में आए थे। तो गांधी ने सोचा कि ये तो 1916 में हम साथ आए हैं और ये 0 थे और अब इनका राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी, भारतव्यापी, स्वावलंबी और स्वाभिमानी आंदोलन निर्माण हो चुका है। और इस वजह से अंग्रेजों ने उनको 4-4 कैबिनेट मिनिस्ट्री दी है। अगर ऐसा ही रहा तो कल बाबा साहब एसटी के पास जाएंगे और एसटी का समर्थन लेंगे। कल उनको ओबीसी का समर्थन मिल सकता है, कल उनको एनटी-डीएनटी का समर्थन मिल सकता है, कल उनको माइनॉरिटी का समर्थन मिल सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो सकता है अगर अंग्रेज भारत में रहे। इसलिए अंग्रेजों को भारत से भगाना चाहिए। इसलिए गांधी ने केवल 3 सप्ताह के बाद 17, 18, 19, 20 जुलाई 1942 के बाद केवल 3 सप्ताह में 21 दिन में गांधी ने निर्णय लिया और अंग्रेजों को भगाने का कार्यक्रम शुरू किया। बंबई के उस गार्डन में गए और वहां से उन्होंने घोषित किया आंदोलन, और उस आंदोलन का नाम दिया क्विट इंडिया, भारत छोड़ो चले जाओ। इतना ही नहीं, डू और डाई, ये कहा, डोंट आस्क व्हाई, डू और डाई, मतलब करेंगे या मरेंगे, करा के बाद मरा, करो या मरो। जिस गांधी को हम अहिंसावादी कहते हैं, उस गांधी ने अहिंसा करने का आदेश दिया। करो या मरो का क्या मतलब है? डू और डाई का क्या मतलब है? और हमारे लोग उनको कहते हैं, लिखते हैं, ए साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। ये बिना खड़ग बिना ढाल नहीं मिली। जब ये हुआ तो कितना कांड हुआ, आप इसकी छानबीन कर सकते हो, और लाखों लोग इसमें मर गए, शहीद हो गए। तो गांधी ने बाबा साहब अम्बेडकर की दखल ली और गांधी ने अंग्रेजों को निकालने का फरमान निकाला। मतलब चले जाओ का नारा देकर, क्विट इंडिया का नारा देकर, क्योंकि अंग्रेज अगर रहेंगे तो बाबा साहब बड़ा हो सकते हैं, इतना बड़ा कि वो भारत का प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। ये गांधी ने दूरदृष्टि से नाप लिया था। तीसरा एक महत्वपूर्ण परिणाम हुआ साथियों, इसी के कारण बाबा साहब अम्बेडकर को भारतीय संविधान लिखने की जिम्मेदारी मिली। अब ये जो भारतीय संविधान लिखने की जिम्मेदारी का मसला है, उसकी भी एक कहानी है, थोड़ी सुननी चाहिए। हम पारंपरिक तरीके से और इमोशनली, भावनिक तरीके से काम करने वाले लोग हैं, इसलिए ये जो बातें हैं उसको जानने की और पहचानने की कोशिश नहीं करते। साथियों, 1946 में संविधान सभा का चुनाव शुरू हुआ। जो लोग पहले ही चुनकर आए हैं, उनके द्वारा संविधान लिखने वाले लोगों का चुनाव करना था, और उसमें बाबा साहब खड़ा रहने वाले थे। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने यह निर्णय लिया, खासकर गांधी, नेहरू, सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि डॉक्टर अंबेडकर किसी भी तरह, किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति और परिस्थिति में संविधान सभा में चुनकर नहीं आनी चाहिए। और इसका सबूत है
क्योंकि इसकी जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल पर लगाई थी। गुजरात में भाई कहते हैं, किसी को सरदार नहीं कहते। पता नहीं वल्लभ भाई को सरदार क्यों कहते हैं। तो गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई को पूछा, पटेल कैसी तैयारी चल रही चुनाव की? मतलब उनका इशारा था, बाबा साहब का बंदोबस्त, भीमराव अंबेडकर का बंदोबस्त किया गया नहीं। तो सरदार पटेल ने गांधी जी को कहा, बापू, क्योंकि ये दो शब्दों का लेन देन था, तुम मुझे बापू कहो, मैं तुम्हें सरदार कहूंगा। तो उन्होंने कहा, बापू, बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में किसी भी तरह नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि मैंने उनके लिए ये जो संविधान सभा है उसके दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए। आयरन मैन कहते हैं सरदार पटेल को, और डरता इतना है क्योंकि उनको पता था कि बाबा साहब विद्रोही आदमी है, कहीं से भी आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने दरवाजे बंद किए, खिड़कियां बंद किया। इसका मतलब यह है साथियों कि बाबा साहब अंबेडकर के लिए उन्होंने एक भी सुरक्षित मतदार, एक भी सुरक्षित चुनाव क्षेत्र नहीं छोड़ा। तो बाबा साहब के सामने समस्या हो गई। तो बंगाल के लोगों ने बाबा साहब को निमंत्रण दिया। उस समय वहां मुस्लिम लीग और समाजवादी प्रजा पार्टी की सरकार थी। उन्होंने निमंत्रण दिया, मुस्लिम राजा ने। वहां जो मुख्यमंत्री था उसको प्रधानमंत्री कहा करते थे, उन्होंने निमंत्रण दिया, बाबा साहब इधर आओ, हम आपका समर्थन करेंगे। और बाबा साहब को वहां बुलाया। वहां से उनका आवेदन पत्र, कैंडिडेट का जो आवेदन पत्र होता है वो भरा। और बाबा साहब को 4 जिलों ने चुनवा कर दिया, जसोर, खुलना, फरीदपुर और बोरीशाल। और नमो शूद्राय जाति के प्रतिनिधि ने उनको वोटिंग किया और जोगेंद्रनाथ मंडल ने उनका प्रचार किया। अभी सवाल है, बाबा साहब महाराष्ट्र के रत्नागिरी के और बंगाल के लोगों से क्या रिश्ता उनका? क्यों बुलाया उनको? कैसी पहचान हुई? क्या जात वाले थे, सगे वाले थे, रिश्तेदार थे, क्या थे? ये पहचान इसलिए हुई साथियों क्योंकि बाबा साहब का जो राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी, भारतव्यापी आंदोलन था वो बंगाल तक पहुंच गया था। और बंगाल के नमोशूद्राय लोगों ने, मतलब अछूत लोगों ने सोचा कि बाबा साहब ही हमारे नेता है। अगर गांधी और कांग्रेस ने और सरदार पटेल ने उनके सामने महाराष्ट्र में समस्या पैदा की है तो उस समस्या का समाधान हम बंगाल में करेंगे। बुलाया, और इतना ही नहीं, केवल बुलाया नहीं, खड़ा किया और चुनवा कर लाया। तो उनके छाती पर पांव देकर बाबा साहब संविधान सभा में दाखिल हुए। लेकिन फिर नेहरू को बहुत गुस्सा आया। समाजवादी नेहरू, प्रगतिशील नेहरू, बच्चों के चाचा वाला नेहरू, एक काश्मीरी पंडित है, उसको बहुत गुस्सा आया। और उसने जिन 4 जिलों ने बाबा साहब को चुनवाकर संविधान सभा में भेजा था, संविधान लिखने के लिए भेजा था, वे 4 ही जिले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वो पाकिस्तान को दे दिए। बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री मालूम नहीं साथियों। इसलिए बाबा साहब कहते हैं, अगर इतिहास बनाना चाहते हो तो इतिहास मालूम होना चाहिए। अगर अपना गौरवशाली इतिहास निर्माण करना चाहते हो तो इतिहास मालूम होना चाहिए। तो बाबा साहब अंबेडकर ने वहां से चुनवा कराए वे जिले नेहरू ने पाकिस्तान को दिए। इसका मतलब यह हुआ एकदम आसान शब्दों में कि बाबा साहब अंबेडकर का भारत का संविधान सभा का सदस्यत्व रद्द हुआ और पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य बन गए। और ये किसने किया? जिसको हम लोग समाजवादी कहते हैं, महान प्रगतिशील कहते हैं, बच्चों के चाचा कहते हैं, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, उस मोहनदास करमचंद गांधी ने किया। तो बाबा साहब के सामने संकट निर्माण हुआ, उनका सदस्यत्व रद्द हो गया। तो बाबा साहब अंबेडकर इंग्लैंड चले गए और उनके मित्र चर्चिल थे, उनकी मुलाकात हुई और चर्चिल को कहा कि मेरे सामने समस्या हो गई, इसका समाधान करने के लिए आप मुझे मदद करो। चर्चिल ने कहा कि मैं अपोजिशन में हूं और मैं कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन आपका मुद्दा आया तो मैं समर्थन दे दूंगा।
फिर बाबा साहब अंबेडकर क्लेमेंट एटली के पास गए और उनको कहा, अरे हम लोगों ने आपका अंग्रेजों का राज भारत में कायम किया था। 31 दिसंबर 1817 में हम लोगों ने 500 शूरवीर जवान लोगों ने बहुजन समाज के 28,000 ब्राह्मणों को काट डाला था और शनिवारवाड़ा में जो पेशवा का ध्वज था उसको नीचे गिराया था और आपका यूनियन जैक ऊपर चढ़ाया था। हमने आपका राज वहां पर स्थापित किया था और आप लोग मेरे साथ दगाबाजी कर रहे हो, धोखेबाजी कर रहे हो, मेरा विश्वासघात कर रहे हो। वहां जाकर क्लेमेंट एटली के सामने कहा तो क्लेमेंट एटली ने कहा, आप चिंता मत करो, हम आपकी व्यवस्था करेंगे। तो लॉर्ड वेवेल ने रेडियो पर घोषणा की 1946, क्या घोषणा की कि भारत के सत्ता के 3 हिस्सेदार होंगे, एक सवर्ण जिसके नेता गांधी, 2 मुस्लिम जिसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना और 3 अछूत लोग जिसके नेता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लेकिन आज हम देखते हैं कि गांधी वाले तो सत्ता में आ गए, जिन्ना को पाकिस्तान मिला, हमें क्या मिला, हमारी क्या व्यवस्था हो गई। तो उस समय बाबा साहब ने उनको कहा तो बाबा साहब को उन्होंने जवाब दिया और नेहरू को तार किया, टेलीग्राम किया कि नेहरू तुम 3 लोग जब तक मिलजुल कर संविधान नहीं बनाते तब तक हम भारत छोड़कर नहीं जाने वाले। और नेहरू तो 7 जुलाई 1946 को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बना था और उन्होंने एक नियम किया था, जो अध्यक्ष होगा वही देश का भावी प्रधानमंत्री होगा। और नेहरू को प्रधानमंत्री बनने की बड़ी जल्दी थी, तो गांधी के पास चले गए और कहा बापू, तो बापू ने भी कहा, बोल बेटा नेहरू क्या हुआ, क्या चिंता है। तो नेहरू ने कहा, अंग्रेजों का तार आया है। तो बापू ने कहा, क्या तार है। वो कह रहे हैं कि तुम तीनों मिलजुल कर संविधान बनाओ तब हम भारत छोड़कर जाएंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो संविधान पर बहिष्कार डाल दिया है, अब क्या करें। तो गांधी ने नेहरू से जवाब किया, वो डॉक्टर अम्बेडकर क्या चाहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर क्या चाहते हैं। तो नेहरू ने उनको कहा कि वो अपने लोगों के लिए संवैधानिक सुरक्षा चाहते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहते हैं। क्या डिमांड होनी चाहिए। आजकल हमारे लोग डिमांड करते हैं, टीन का पतरा होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, इंदिरा गांधी वाला घर होना चाहिए, मतलब वो योजना वाला, टीन के पतरे होने चाहिए, बस डिमांड। बाबा साहब की डिमांड थी कि मेरे लोगों को संवैधानिक सुरक्षा होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिलने चाहिए। नेहरू ने जब ये बात गांधी को कही तो गांधी ने कहा, बेटा नेहरू तू चिंता मत कर, मैं अभी जिंदा हूं, अभी नथुराम नहीं आया है, मैं व्यवस्था कर दूंगा। और उन्होंने कहा अंबेडकर जो चाहते हैं इसके लिए उनको संविधान लिखने की जिम्मेदारी दे दो और जो जी चाहे लिखने दो, अमल करना है नहीं करना है नेहरू तो देख लेना, तो प्रधानमंत्री बनने वाला है। तब नेहरू के समझ में आया ये साधु नहीं है, ये महात्मा नहीं, ये शैतान है। और नेहरू की समस्या का समाधान करने हेतु कांग्रेस ने मुंबई में बैरिस्टर जयकर को रिजाइन देने के लिए कहा और बैरिस्टर जयकर के जगह पर विश्वरत्न महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनवा कर लाया और फिर दोबारा बाबा साहब संविधान सभा में चले गए। इतिहास से अगर हम सबक नहीं सीखते साथियों तो इतिहास जरूर सबक सिखाता है, ऐसा बाबा साहब कहते थे। इसलिए हम लोगों ने ये इतिहास से सबक सीखना चाहिए। हम लोगों को जब तक इतिहास से सबक नहीं सीखेंगे हम अपना इतिहास नहीं बना पाएंगे। अभी 7 लोगों की कमेटी बनाई थी। कमेटी मतलब 2 प्रकार की समिति थी। एक संविधान को मंजूरी देने वाली समिति जिसको संविधान समिति कहा करते हैं, और एक संविधान में आर्टिकल लिखने वाली समिति जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके चेयरमैन थे
बाबा साहब अम्बेडकर। ये दो कमिटियां थी। जिस कमिटी के अध्यक्ष बाबा साहब थे उसका काम था कलम लिखना, आर्टिकल लिखना, अनुच्छेद लिखना। और जिस समिति के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनका काम था कि उस पर डिबेट डिस्कशन करके उसको मंजूरी देना। कोई भी आर्टिकल बाबा साहब लिखते तो 3 लोगों को दिखाना पड़ता था, 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, 2 सरदार पटेल और 3 ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 3 लोगों ने यस कह दिया तो मंजूर होता था। इस प्रकार से वो 7 लोगों की कमेटी बनाई और बाबा साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। इस कमेटी ने मतलब खुद के.आर. नारायणन कहते हैं 2000 में जब संविधान की सुवर्ण जयंती थी तब के.आर. नारायण ने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें के.आर. नारायण कहते हैं इस 7 लोगों में से एक की मृत्यु हो गई, एक बीमार हो गया, एक विदेश चला गया, एक अपने काम में व्यस्त था, दूसरा बाबा साहब को अछूत मानता था। मतलब 6 के 6 गायब थे और अकेले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में भारतीय संविधान लिखा, जिसमें 395 आर्टिकल थे और 395 आर्टिकल और 8 परिशिष्ट थे और 8 के बाद अब 12 परिशिष्ट हो चुके हैं। इसके लिए साथियों जो संविधान उन्होंने लिखा, इस संविधान की तरफ थोड़ी अगर हम देखते हैं कि बाबा साहब ने क्या उसमें लिखा है, तो पहले उद्देश्य पत्रिका लिखी, प्रियम्बल लिखा, जो प्रियम्बल फंडामेंटल राइट में आता है, जो संविधान का उद्देश्य है, जिसको उद्देश्य पत्रिका या उद्देशिका भी कहते हैं, और उसका मीनिंग है, उसका सार है, क्या है, उसका निचोड़ है, क्या है, न्याय के आधार पर, समता के आधार पर, भाईचारा के आधार पर और स्वतंत्रता के आधार पर हम नया देश, नया भारत, नया राष्ट्र निर्माण करना चाहते। संविधान का उद्देश्य क्या? न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा के आधार पर हम नए भारत का, नए देश का, नए राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। अगर यह संविधान उसी दिन से इसी मकसद के लिए अगर ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से लागू होता तो आज भारत न्याय के आधार पर, स्वतंत्रता के आधार पर, समता के आधार पर और भाईचारा के आधार पर खड़ा रहता और दुनिया में एक सबसे बड़ी शक्ति होती। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो हमारा जो जीडीपी है वो -23.9 तक चला गया। इतना हम गिर चुके हैं। सम्राट अशोका के काल में भारत का जो जीडीपी था वो +31 था। दुनिया में जब 1 रुपया होता था तो उसमें 31 पैसा हमारा भारत का होता था। आज जो केंद्र सरकार है, जो आरएसएस चलाता है, उन्होंने वो -23.9 मतलब 24 तक लेकर गए हैं। वो हमें हमारा इतिहास इसलिए साथियों मालूम होना चाहिए। बाबा साहब ने भारत के संविधान का पहला आर्टिकल, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, पहला आर्टिकल, इंडिया दैट इज भारत। उनको मालूम था मेरे मरने के बाद ये ब्राह्मण लोग इंडिया दैट इज हिंदुस्तान करेंगे। ये मौका बाबा साहब उनको नहीं देना चाहते थे। इसलिए 395 में से केवल एक ही आर्टिकल का उन्होंने ट्रांसलेशन किया, इंडिया दैट इज भारत। मतलब इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। फिर आर्टिकल 12 के अनुसार जो भी स्वायत्त संस्थाएं हैं, ऑटोनोमस बॉडीज, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें सीबीआई, जिसमें जुडिशरी आती है, उसका निर्माण हुआ। ऑटोनोमस बॉडीज का निर्माण किया गया। अभी ऐसे सभी ऑटोनोमस बॉडीज पर ब्राह्मणों का कब्जा है। केंद्र मतलब सभी ब्राह्मण और तत्सम जातियों का कब्जा है। आर्टिकल 13 के अनुसार बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति शून्य घोषित की। उसमें लिखा है कि 26 जनवरी 1950 के पहले जो विसंगत कानून थे उसको शून्य घोषित किया जाएगा और यहां से आगे कोई भी ऐसे कानून नहीं बनाएगा।
मतलब ब्राह्मणों का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल एक लाइन में एक आर्टिकल से खत्म कर दिया। एक आर्टिकल से 5000 साल का ब्राह्मणों का जो भूतकाल था खत्म। दुनिया में ऐसा कोई विद्वान नहीं जो एक लाइन में, केवल एक लाइन, आर्टिकल 13। और आज वो आर्टिकल 13 है, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय जजमेंट देता है आस्था के आधार पर। और 13 आर्टिकल कहता है आस्था के आधार पर, परंपरा के आधार पर, या जैसे 1950 के पहले दिया करते थे वो नहीं चलेगा। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, हमारे साथ कोई इक्वालिटी का व्यवहार नहीं करता था, बाबा साहब ने लिखा। आर्टिकल 15 अपॉर्चुनिटी इज द फंडामेंटल राइट, जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थल के आधार पर, जात के आधार पर, वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 नौकरी दी, 16(4) प्रमोशन दिया। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता कानून ने समाप्त की। आर्टिकल 19 ये सप्त स्वातंत्र्य का अधिकार दिया, 7 अधिकार दिए, सुनने का अधिकार, देखने का अधिकार, बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, संगठन बांधने का और चलाने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार। जो ब्राह्मणों ने पाबंदी लगाई थी ऐसे सारे अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत दे। आज मैं बोल रहा हूं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आज आप सुन रहे हो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर मनुस्मृति होती तो मेरी जीभ, मेरी जो जुबान है पहले ही काट दी होती और आपके कान में शीशा पिघल कर रख दिया होता। तो ये अधिकार दिए। इसके बाद बाबा साहब ने आर्टिकल 21 राइट टू लिव का अधिकार दिया, आपके जीवित का और व्यक्तित्व की रक्षा करने का अधिकार आपको दिया। आर्टिकल 23 जो वेद विगार थे और मनुष्य का व्यापार हुआ करता था उसको बंद किया। आर्टिकल 24 के अनुसार जो बाल कामगार थे उस कानून को लाया और कोई भी बाल कामगार भारत में काम नहीं करेगा। उसकी उम्र पढ़ने की है, लिखने की है, वो पढ़ेगा लिखेगा, काम नहीं करेगा। आर्टिकल 25 to 30 के तहत जितनी भी हमारी माइनॉरिटी है, जैन माइनॉरिटी है, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी है और लिंगायत माइनॉरिटी है, सभी को अधिकार दिए। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30 माइनॉरिटी के लिए बाबा साहेब ने 6 आर्टिकल लिखे हैं। इसके साथ बाबा साहब अंबेडकर ने 326 वोट का अधिकार दिया, 326 आपको वोट करने का अधिकार दिया। पहले आपको कोई पूछता नहीं था, आपके आगे आज हाथ जोड़ के खड़े रहते, हम खड़े हैं चुनाव के लिए, हमें वोट दीजिए। 330 आप लोकसभा में खड़ा रह सकते हो, 332 विधानसभा में खड़ा रह सकते हो चुनाव के लिए। और ऐसा करते करते बाबा साहब 340 तक आए। 340 किसके लिए? ओबीसी के लिए। फिर 41 एससी के लिए, फिर 42 एसटी के लिए। और जब बाबा साहब ने प्रयास किया, 341 आर्टिकल उन्होंने लिया एससी के लिए, अछूतों के लिए, तो उनके ध्यान में आया कि अछूत लोग 15% है। भारत में अछूतों की संख्या, जनसंख्या 15% है और भारत में लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में 15% लोग लोह चुंबक जैसे भी इकट्ठा आए तो भी राजनीतिक जमात नहीं बन सकते, शासन करती जमात नहीं बन सकते, राज्य करती जमात नहीं बन सकते। कौन कह रहे हैं? विश्व रत्न महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उनका नाम लेने वाले क्या करते हैं? एससी की 1500 जातियों को छोड़कर एक ही जाति लेते हैं, उसमें भी उपजाति बनाते हैं और उपजाति बनाकर फिर गुट बनाते हैं और फिर कहते हैं पॉलिटिक्स इज द मास्टर की, हम राजनीतिक जमात बनेंगे। कैसे बनेंगे? बाबा साहब कहते हैं लिमिटेशंस उनको पता है, हम लोगों को लिमिटेशंस पता नहीं है। फिर बाबा साहब ने इतिहास का अध्ययन किया, इतिहास के पन्ने खोले, पढ़े और अपना दूसरा भाई ढूंढ निकाला जिसका नाम है एसटी आदिवासी।
फिर उनकी जनसंख्या ढूंढ निकाली 7.5, तो बाबा साहब ने बेरीज की 15 प्लस 7.5 22। फिर बाबा साहब ने सोचा 22.5 लोग 22.5% लोग इकट्ठा आने के बावजूद भी हम राज्यकर्ती जमात नहीं बन सकते, राजनीतिक जमात नहीं बन सकते। बाबा साहब को मर्यादाएं समझ में आती है और हम बाबा साहब का नाम लेने वालों को मर्यादाएं समझ में नहीं आती, क्योंकि हम ट्रेडिशनल वे से काम करते हैं और इमोशनली तरीके से काम करते हैं, साइंटिफिकली काम नहीं करते। ये उसकी समझ जड़ है। फिर बाबा साहब ने हमारा सबसे बड़ा भाई ढूंढ निकाला और उस बड़ा भाई का नाम है ओबीसी। आप आर्टिकल देख लेना, ये जो आर्टिकल बाबा साहब ने लिखे हैं उसमें 340 यहां आता है, 340, ये 341, ये 342, ये 340 यहां छत्रपति शिवाजी महाराज, ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज, पंजाबराव देशमुख, सयाजीराव गायकवाड़ यहां आते। ये 341 341 यहां एससी, यहां संत रविदास, यहां लहूजी वस्ताद, यहां बाबा साहब अंबेडकर, यहां अन्ना भाऊ साठे यहां आते हैं। और ये 342 यहां बिरसा मुंडा, तंट्या भील यहां आते हैं, एकलव्य यहां आते हैं। संविधान पढ़ने का भी एक तरीका होना चाहिए। हमारे लोग संविधान पढ़ते हैं कैसे? जाओ उसको बताओ, अगर संविधान को हाथ लगाया तो हाथ निकाल देंगे। जो पढ़ने वाला है जरा वो भी नहीं पढ़ता। तो बाबा साहब अंबेडकर ने अपना सबसे बड़ा भाई ढूंढ निकाला, ओबीसी को ढूंढ निकाला, मराठा कुंभी ओबीसी को ढूंढ निकाला, पटेल को ढूंढ निकाला, जाट को ढूंढ निकाला, गुर्जर को ढूंढ निकाला, रेड्डी को ढूंढ निकाला, कम्मा को ढूंढ निकाला, देवे गौड़ा का जो जात है ओकालिंगा उनको ढूंढ निकाला और अपने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के लोगों की व्यवस्था की, पेरियार स्वामी के लोगों की व्यवस्था की, ज्योतिराव फुले के लोगों की व्यवस्था की, शाहू महाराज, सयाजीराव गायकवाड़ इनके लोगों की व्यवस्था की, पंजाबराव देशमुख इनके लोगों की व्यवस्था की और फिर अपने थाली में ले लिया ये आरक्षण। मतलब सबसे पहले ओबीसी की व्यवस्था की और इसके लिए उन्होंने ओबीसी को जगाकर जोड़ने के लिए, ओबीसी को जगाकर जोड़ने के लिए जो प्रयास किए, जो आज का विषय प्रमुख है साथियों, इसमें से सबसे पहला प्रयास यह किया बाबा साहब ने, ओबीसी को कहा, क्या कहा? ओबीसी को कहा डिग्रेड योर कास्ट। अरे आपकी जाति को नीच मानो और हमारे साथ आ जाओ। अंग्रेजों को लिख कर दो, अंग्रेजों को लिख कर दो और हम अपनी जाति को नीच मानते हैं, इधर आ जाओ हमारे साथ, डिग्रेड योर कास्ट। लेकिन गांधी को पता चला कि बाबा साहब के पीछे वो बाकी लोग जा सकते हैं, नहीं जाना चाहिए, इसलिए गांधी ने स्लोगन दिया, नारा दिया, अपग्रेड योर कास्ट। गांधी और अंबेडकर का जो झगड़ा है ना, बहुत खतरनाक झगड़ा है। बाबा साहब कहते थे शहरों में चलो, गांधी कहते थे देहात में चलो। बाबा साहब कहते थे जितने बढ़िया कपड़े पहनना है पहनो, गांधी कहते थे कपड़ा ही मत पहनो। बाबा साहब कहते थे डिग्रेड योर कास्ट, गांधी कहते थे अपग्रेड योर कास्ट। अगर सभी ने अपनी कास्ट को डिग्रेड किया होता और अंग्रेजों को लिख कर दिया होता तो आज साथियों भारत में केवल एक ही क्लास होता जिसका नाम एससी होता, शेड्यूल कास्ट। एक ही क्लास 6000 जातियों का होता, एक ही नेता, एक ही क्लास, एक ही उद्देश्य और एक ही विचारधारा होती। और आज ये हमें जो लड़ रहे हैं वो लड़ना अलग अलग से नहीं पड़ता। लेकिन गांधी की सुनी, बाबा साहब की नहीं सुनी। नुकसान जिन्होंने गांधी की सुनी उनका हुआ, जिन्होंने बाबा साहब की सुनी उनका नुकसान नहीं हुआ। गांधी की सुनी इसलिए उनका नुकसान हुआ। आज भी मतलब कैसे नुकसान हुआ? 17 अगस्त 1932 को बाबा साहब अंबेडकर को अधिकार मिले। शेड्यूल कास्ट को 17 अगस्त 1932 को अधिकार मिले
और आज भी ओबीसी को अधिकार नहीं मिल रहे। ओबीसी आज भी कह रहा है हमारी गिनती करो, हमें आरक्षण दो, हमें बजट में हिस्सेदारी दो। आज भी 2020 में केवल गांधी की वजह से। नेतृत्व शक्तिशाली होने चाहिए। हम नेतृत्व चुनने में हमारे से गलती हो गई, इसलिए हम परिणाम भुगत रहे हैं। और हमारे ओबीसी लोगों ने लिखना शुरू किया, क्षत्रिय माली, राजे कुम्हार, विश्वकर्मा सुतार, ये लिखना शुरू कर दिया। और इसलिए हमारा सत्यानाश हुआ। अगर उस समय हम डिग्रेड करते और अंग्रेजों को लिख कर देते कि हम इनके साथ चलने के लिए तैयार है, बाबा साहब कहते थे आओ, और नहीं आए। अब कहते हैं हमें एससी में डालो, एसटी में डालो, ट्रक में डालो, जीप में डालो। उस समय कहा नहीं आए। तो बाबा साहब ने पहला प्रयास किया, अपने से किया, ओबीसी को आओ हमारे साथ। गांधी की सुनी, नेहरू की सुनी, पटेल की सुनी, नहीं आए। फिर बाबा साहब ने दूसरा प्रयास किया, छोड़ा नहीं प्रयास। बाबा साहब निराश नहीं हुए, गुस्सा नहीं किया, नाराज नहीं हुए, रूठ नहीं गए, क्योंकि उनको मालूम था ये मेरा बड़ा भाई है। इतिहास में हम पहले नागवंशी लोग हैं, ये बाबा साहब को मालूम था। तो बाबा साहब ने दूसरा प्रयास किया। कौन सा? ओबीसी को जगाकर जोड़ने के लिए दूसरा प्रयास किया। प्रयास का नाम है शूद्र पहले कौन थे। एक किताब बाबा साहब ने 6 सितंबर 1946 को लिखी। 43 से 46 तक ये किताब लिखते थे बाबा साहब। मतलब सत्ता हस्तांतरण का काल था, और इतने बड़े महत्वपूर्ण काल में बाबा साहब कौन सा काम कर रहे थे? किताब लिखने का। और कौन सी किताब? शूद्र पहले कौन थे। शूद्र लोगों को कि आप शूद्र हो यह कहने के लिए किताब नहीं लिखी, फिर किस लिए लिखी? और यह किताब भी बाबा साहब अम्बेडकर ने ज्योतिराव फुले को समर्पित की। भारत का सबसे महान शूद्र महात्मा ज्योतिराव फुले, इनको समर्पित, जिन्होंने राजनीति के बजाय समाज कारण में ज्यादा इंटरेस्ट लिया, समाज जागृति में, समाज प्रबोधन में ज्यादा इंटरेस्ट लिया, उनको समर्पित। बाबा साहब ने किस लिए? शूद्रों को शूद्र कह के अपमानित करने के लिए नहीं, उल्टा यह कहने के लिए कि शूद्र हो, आप शूद्र नहीं थे। तो शूद्र लोग खड़े बाबा साहब को पूछा हम कौन थे? तो बाबा साहब ने जवाब दिया आप राजा थे। तो फिर ओबीसी ने पूछा, शूद्रों ने पूछा हमें शूद्र किसने बनाया? तो बाबा साहब ने उस किताब में जवाब दिया ब्राह्मणों ने बनाया। फिर ओबीसी ने, शूद्रों ने पूछा कैसे? फिर बाबा साहब ने जवाब दिया धर्म ग्रंथ के द्वारा। जितना भी धर्म ग्रंथ ब्राह्मणों ने लिखे, कोई भी धर्म ग्रंथ उठाकर देख लेना, आपको उनमें शूद्र ही कहा है। ये जो दानव है, दैत्य है, राक्षस है, चांडाल है, अंत कौन है ये लोग? ये हमें गालियां दी, हमारे पुरखे हैं, ये पुरखों को गालियां दी उन्होंने। सींग दिखाए उनको, बड़े बड़े दांत दिखाए उनको, बड़े बड़े नाखून दिखाए उनको, बड़े बड़े बाल दिखाए उनको, और वो आदमी जैसे, इंसान जैसे नहीं लगते, ऐसे दिखाए। तो हमारा सत्यानाश किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने शूद्र लोगों को यह बताने के लिए किताब दी कि आप शूद्र नहीं थे, आपको ब्राह्मणों ने शूद्र बनाया और धर्म ग्रंथ लिखकर शूद्र बनाया। आप तो राजा थे, क्योंकि वो सत्ता हस्तांतरण का काल था और राजा बनने का काल था। इसी काल में एहसास कराने के लिए किताब लिखी। लेकिन ब्राह्मणों की सुनकर, गांधी की सुनकर, कांग्रेस की सुनकर हमारे ओबीसी भाइयों ने वो किताब नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी किताब। महारों ने लिखी, अच्युतों ने लिखी, तो क्या पढ़ना है? तो नहीं पढ़ी। नुकसान ब्राह्मणों का नहीं, ओबीसी का हुआ। ब्राह्मणों का नहीं हुआ, ओबीसी का नुकसान हुआ। तो बाबा साहब ने कहा आज नहीं तो कल पढ़ेंगे। कहां जाएंगे? आज नहीं तो कल पढ़ेंगे। पृथ्वी विस्तीर्ण है और काल अनंत है। आज नहीं तो कल पढ़ेंगे। और जैसे जैसे पढ़ते रहे, प्रबोधित होते रहे, जागृत होते रहे, और ब्राह्मणों को छोड़कर जा रहे। यह दूसरा प्रयास बाबा साहब ने किया। तीसरा प्रयास किया, रिडल्स इन हिंदुइज्म नाम का किताब ओबीसी के लिए लिखा।
साथियों, बाबा साहब ने जितना भी साहित्य लिखा उसमें केवल एक किताब अछूतों के लिए है, जिसमें बाबा साहब पैदा हुए थे। उस किताब का नाम है हु वेर द अनटचेबल्स। बस यही किताब। बाकी सारा मटेरियल, बाकी सारा लिटरेचर, बाकी सारा साहित्य बाबा साहब ने ओबीसी के लिए लिखा। बुद्धा एंड हिज धम्मा भी ओबीसी के लिए लिखा, क्योंकि बुद्धा ओबीसी थे। बुद्धा कोई महार नहीं थे, बुद्धा कोई शेड्यूल कास्ट नहीं थे, बुद्धा कोई अछूत नहीं थे। बुद्धा तो कुंभी थे, किसान थे। मतलब हर साहित्य ओबीसी के लिए लिखा। और जो रिडल्स इन हिंदुइज्म का जो प्रीफेस है, प्रस्तावना, उसमें लिखते हैं बाबा साहब, ब्राह्मणी धर्म के दलदल में फंसे हुए ओबीसी को बाहर, शूद्रों को बाहर निकालने के लिए किताब लिख रहा। ब्राह्मणी धर्म के दलदल में, ये हिंदू धर्म नहीं है, इंटू ब्रैकेट ब्राह्मण धर्म है, क्योंकि सब कुछ ब्राह्मणों का है। मान सम्मान ब्राह्मणों को, दान दक्षिणा ब्राह्मणों को, अधिकार ब्राह्मणों को, हमें कुछ भी नहीं, केवल हिंदू का ही ना। इस दलदल से, ये दलदल है ब्राह्मण धर्म की, और उससे बाहर निकालने के लिए मैंने एक किताब लिखी। तीसरा प्रयास किया। चौथा प्रयास बाबा साहब ने ओबीसी को जगाकर जोड़ने के लिए यह किया साथियों, 340वां आर्टिकल भारतीय संविधान में लाया। अगर यह 340वां आर्टिकल नहीं होता तो कालेलकर कहां से आते, मंडल कहां से आते, वीपी सिंह कहां से आते, और वो भी किस आधार पर आंदोलन करते। इसका प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर आर्टिकल लिखते थे और लिखने के बाद 3 लोगों को दिखाते थे, नेहरू, पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डिबेट और डिस्कशन के बाद उस आर्टिकल को लिखते थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 340 आर्टिकल लिखा, और सबसे पहले दिखाना था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाबा साहब को कहा, डॉक्टर अम्बेडकर, आपने अछूतों को मान्यता दी, अछूतों को एससी कहा, हमने मान्यता दी। आपने जंगल में रहने वाले को, आदिवासी को एसटी कहा, मान्यता दी। ओबीसी कहां से लाए? ये कौन है ओबीसी? तो बाबा साहब की समझ में आया कि ये मुंह जो है, मुख जो है वो पटेल का है, दिमाग नेहरू का है, बोली नेहरू की है। मतलब नेहरू जो बोला वो पटेल के मुंह से बोल रहे हैं नेहरू। तो बाबा साहब भी बैरिस्टर थे, पटेल भी बैरिस्टर थे, नेहरू भी बैरिस्टर थे, गांधी भी बैरिस्टर थे। तो बाबा साहब ने यही बात 340 में लिखी। 340 में लिखी, क्या लिखी कि 340 के तहत यह संविधान, इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को आदेश देती है कि इस देश में ओबीसी कौन है यह पहचानने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाए। यह तब से चल रहा है अब तक। मतलब उन्होंने जो 340 डाला वो अभी तक वो निकाल नहीं सके। ये उनका पीछा ही कर रहा है कि ये कौन है ओबीसी। मतलब पटेल का ही सेंटेंस उसमें डाला है, कौन है ओबीसी पहचानने के लिए इस आर्टिकल के तहत यह संविधान राष्ट्रपति को आदेश देता है कि वो ये कमीशन नियुक्त करे और भारत में कौन कौन ओबीसी है वो देख ले। मतलब जब जब बाबा साहब अम्बेडकर ओबीसी का साथ सहयोग करना चाहते हैं, ओबीसी की मदद करना चाहते हैं, ओबीसी को हक अधिकार दिलाना चाहते हैं, तब तब कांग्रेस और नेहरू और गांधी और उसके चेले चपाटे अड़े आते हैं। इतिहास है, आज तक भारत में जिनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ हो उस कम्युनिटी का नाम है ओबीसी, और उनका सबसे ज्यादा नुकसान जिसने किया उस कम्युनिटी का नाम है बामन बनिया। और आज भी हमारे ओबीसी उनका पीछा, मतलब उनसे पीछा छुड़वाने में कामयाब नहीं हुए। अभी भी आज भी ओबीसी के हक अधिकार को एससी का विरोध नहीं है, एसटी का विरोध नहीं है, एनटी डीएनटी का विरोध नहीं है, मुसलमान सिख क्रिश्चियनों का विरोध नहीं है। उनकी जातिगत गिनती को, उनके आरक्षण को, उनके बजट को, उनकी एजुकेशन को किसका विरोध है? ब्राह्मण बनिया का। और हम उनको भगवान मानते हैं, और जो विरोध नहीं करते उनको दुश्मन मानते हैं।
सही तरीके से इतिहास का आकलन न होने के कारण साथियों यह समस्या ओबीसी के सामने आज है। और कब से है? 32 से लेकर है, मतलब 18 से लेकर हो सकता है 1902 से लेकर जब शाहू महाराज ने पहले आरक्षण दिया तब से यह समस्या है। तो बाबा साहब ने यह प्रयास 340 का प्रयास किया। इतना ही नहीं साथियों, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने भारतीय संविधान के इसमें लिखा है कि हम एससी और एसटी की तरह ओबीसी को भी उनके संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व देंगे। रिटर्न है, लिखा है कि एससी और एसटी को जैसे प्रतिनिधित्व दिया संख्या के अनुसार, उसी के तहत हम ओबीसी को देंगे। कब लिखा? 13 दिसंबर 1946। और 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान अलग हो गया। 15 अगस्त को भारत और 14 को पाकिस्तान। और फिर 28 अगस्त को नेहरू ने लिखित दिया। क्या लिखित दिया? कि अब ओबीसी को जो हमने आश्वासन दिया था वो अब नहीं पालन होगा, क्योंकि मुसलमान चले गए। मतलब मुसलमानों को डराने के लिए ओबीसी को देना था, क्योंकि मुसलमान और ओबीसी को एक दूसरे के साथ भिड़ाना था। अब मुसलमान चले गए तो ओबीसी को किसके साथ भिड़ाए? इसलिए कहा कि हम ये मान्य नहीं करेंगे, ओबीसी को नहीं अधिकार देंगे। आज तक नहीं दे रहे, लिखित है, ये सब रिटर्न में है। और 28 अगस्त को नेहरू ने ये क्यों दिया, क्यों ऐसा लिखित दिया कि मैं आश्वासन पालन नहीं करूंगा? क्योंकि 29 अगस्त 1947 को बाबा साहब अम्बेडकर फिर संविधान सभा में आए थे और उनको मालूम था कि बाबा साहब तो पहले मसीहा है जिन्होंने ये काम किया है, तो वो लागू करेंगे। बाबा साहब अपनी तरफ से लागू ना करे, इसलिए उन्होंने वो पीछे लिया जो आश्वासन दिया था। धोखेबाजी कौन कर रहा है और अधिकार देने के लिए संघर्ष कौन कर रहा है, ये बात ओबीसी लोगों को मालूम होनी चाहिए साथियों। अगर उनको मालूम नहीं तो जिनको ये मालूम है उन्होंने बताने की कोशिश करनी चाहिए, और भाई की तरह, बाप की तरह, पिता की तरह, माता की तरह बतानी चाहिए, विरोध करके नहीं बतानी चाहिए। तो ये प्रयास था बाबा साहब अम्बेडकर का ओबीसी को अपने साथ जोड़ने का, 340 आर्टिकल का। और ओबीसी के लिए इतना ही नहीं, बाबा साहब ने जब ओबीसी के लिए हक अधिकार की बात आती है तो ओबीसी के लिए 340 के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, प्रधानमंत्री ने, ओबीसी की पहचान कराने के लिए कोई कमीशन नियुक्त नहीं किया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 27 सितंबर 1951 को कायदे कानून मंत्री का इस्तीफा दिया। मतलब कानून मंत्री पद पर लात मारने वाला ओबीसी के लिए भारत का पहला और आखिरी इंसान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ओबीसी के लिए अभी लात खाने के लिए लोग मंत्री बन रहे हैं। बाबा साहब ने मंत्री पद को लात मारी थी, किसके लिए? ओबीसी के लिए। 27 सितंबर को रिजाइन दिया, लेकिन उनका रिजाइन स्वीकार नहीं किया। उनका रिजाइन फिर बाबा साहब ने 10 अक्टूबर 1951 को दिया, फिर मीडिया में डिक्लेयर हुआ। और बाबा साहब ने जो इसका जो क्रम बताया, वो भी जो पहला कारण है, पहला, वो ओबीसी के लिए सरकार द्वारा आयोग नियुक्त ना करना है। हमें जानबूझकर यह बताया जाता है कि पहला कारण हिंदू कोड बिल है, गलत। पहला कारण ओबीसी है। 340 के तहत केंद्र सरकार ने, अर्थात नेहरू की सरकार ने ओबीसी की पहचान के लिए आयोग नहीं बनाया। दूसरा कारण है प्लानिंग कमीशन पर नहीं लिया। तीसरा कारण है मैं राष्ट्रीय स्तर का कैबिनेट मिनिस्टर होकर भी मेरे साथ भेदभाव किया जाता है। और लास्ट का कारण हिंदू कोड बिल है। हमें केवल एक ही कारण बताते हैं जो लास्ट का है, पहले 3 कारण क्रम के अनुसार नहीं बताते। क्रम में भी इतिहास है, हर चीज में इतिहास होता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 340 के तहत राष्ट्रपति और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ओबीसी कौन है ये पहचानने के लिए कमीशन गठित नहीं किया, इसके लिए रिजाइन दिया। आज कोई ओबीसी है भारत में, माइका लाल, जो ओबीसी नेता है भारत में, मंत्री है कि ओबीसी की जातिगत गिनती नहीं करते इसलिए मैं रिजाइन दे रहा हूं? है कोई?
कोई भी बताओ, एक नाम बताओ, ढूंढो। बोलना अलग बात होती है, करना अलग बात होता है। फिर बाबा साहब ने ओबीसी का पीछा नहीं छोड़ा। ओबीसी को जगाकर जोड़ने के लिए बाबा साहब सदैव तैयार थे, हर समय तैयार थे। फिर अगला प्रयास किया 6 नंबर का। वो क्या प्रयास है? 24 और 25 अप्रैल 1948 को बाबा साहब अम्बेडकर ने लखनऊ में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अधिवेशन लिया। बहुत बड़ा हॉल लिया और उसमें सभी शेड्यूल कास्ट के लोग थे, अछूत लोग थे, उत्तर भारत के, मध्य भारत के और साउथ इंडिया के। और कोई गेस्ट होना चाहिए, चीफ गेस्ट होना चाहिए, इसलिए उस समय जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, उनको बुलाया। ये पंत का भी एक हिस्ट्री है। अगर ब्राह्मण महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र में रहता है तो पहले नाम के पहले पंत लगाता है, और महाराष्ट्र का ब्राह्मण अगर बाहरी राज्य में जाता है तो नाम के बाद पंत लगाता है। ये उनकी कोड लैंग्वेज है। ये उत्तराखंड वाले हैं और महाराष्ट्र से वहां गए थे तो गोविंद वल्लभ पंत, बाद में पंत लगाया। अगर इधर रहते हैं तो पंत सुधाकर, श्रीमंत सुधाकर पंत परिचारक। मतलब इधर है तो पहले पंत लगाते हैं, उधर है तो बाद में पंत लगाते हैं। पंत का मतलब वो प्रधानमंत्री कहते हैं। हमारे लोगों को यह भी पता नहीं कि प्रधानमंत्री को हिंदी में क्या कहना चाहिए, मराठी में क्या कहना चाहिए। हमारे लोग पंत प्रधान कहते हैं। पंत मतलब ब्राह्मण, राव मतलब क्षत्रिय, चंद मतलब वैश्य। पंत का मतलब ब्राह्मण ही, पंत मतलब प्रधानमंत्री होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का जो हिंदीकरण है, हिंदी भाषा में अनुवाद, वो प्रधानमंत्री है। और महाराष्ट्र के लोग पंत प्रधान बोलते हैं, पंत प्रधान, पंत प्रधान, पंत प्रधान। कौन सा शब्द उच्चारना चाहिए, कौन सा नहीं उच्चारना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय गोविंद वल्लभ पंत को बुलाया और भाषण शुरू किया। क्या था भाषण? 48 की बात बता रहा हूं, भाषण था। ये अछूत लोगों, क्योंकि केवल अछूत ही सामने थे और एक ही बामन स्टेज पर था, गोविंद वल्लभ पंत। ये अछूत लोगों, अगर तुम्हें अपनी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान करना है तो ओबीसी के साथ साझा समझौता करना होगा, गठबंधन करना होगा, अलायंस करना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को राजनीतिक मर्यादाएं मालूम थी, पॉलिटिकल लिमिटेशंस मालूम थी कि हम अकेले कुछ नहीं करने वाले, कुछ कर भी नहीं सकते। तो ओबीसी के साथ साझा समझौता, अलायंस, गठबंधन करना होगा। फिर बाबा साहब ने कहा मगर ओबीसी के सामने इसके लिए कोई शर्तें मत रखना, कंडीशन मत रखना। अगर आप कंडीशन रखोगे, शर्त रखोगे तो लोग दूर भागते हैं, नजदीक नहीं आते। हमारे लोग पहले ही अल्पसंख्यक है और फिर कंडीशन रखते हैं और अल्प हो जाते हैं और अल्प हो जाते हैं। बाबा साहब ने कहा कंडीशन मत रखो, और कंडीशन का नाम भी कहा, कौन सा? मैरिंग, मतलब एक साथ भोजन करना, और इंटर मैरिंग और इंटर कास्ट मैरिंग और इंटर खाना, मतलब भोजन करना और शादी करना, इसकी शर्त मत लगाओ। अंतरजातीय विवाह की और एक साथ खाना खाने की शर्त मत लगाओ। इंटर मैरिंग एंड इंटर डाइनिंग की शर्त मत लगाओ। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब हमारे लोग ओबीसी को उस समय भी शर्तें लगाते थे। बाबा साहब को किसी ने ध्यान में ला कर दिया कि हमारे लोग शर्तें लगा रहे, ये सही नहीं। इसलिए बाबा साहब ने जाहिर सभा में कहा ओबीसी को शर्तें मत लगाओ। फिर कहा बाबा साहब ने, ऐसा हुआ कैसा? अगर 15% एससी, 7.5% एसटी और 52% ओबीसी इकट्ठा आते हैं तो 74.5 होते हैं, मतलब 75% होते हैं। अगर ऐसा होता है तो बाबा साहब जरा बोलते बोलते इस साइड घूम गए और कहा ये जो मुख्यमंत्री है ना, ये मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। वो गोरा चिट्टा था, काला पड़ गया। फिर लोगों ने कहा, फिर बाबा साहब ये क्या करेगा? फिर बाबा साहब ने लोगों को कहा ये तुम्हारे जूतों की लेस खोलेगा और बांधेगा और इसमें गर्व महसूस करेगा। वो और काला पड़ गया। बाबा साहब ने कहा ओबीसी को जगाकर जोड़ने के लिए पहल करने को कहा। एससी को, खासकर जो बाबा साहब को आज मानते और नाम लेते हैं, उनको पहल करने के लिए कहा। और बाबा साहब के बाद एक ही आदमी ने वो पहल की, उस आदमी का नाम है माननीय कांशीराम जी।
उत्तर प्रदेश में मुलायम के साथ पहल करने की कोशिश की, लेकिन वो जो पहल उन्होंने की सत्ता भी लाई, लेकिन जब ये ब्राह्मणों के ध्यान में आया तो कम्युनिस्ट का एक आदमी वहां भेजा जिसका नाम हरकिशन सुरजीत है, वो जो पंजाब का है और कम्युनिस्ट वाला है, वो गया, अब वो मर चुका है, वो गया मुलायम के पास और मुलायम और कांशीराम में फिर वितोष लाया, फिर झगड़ा किया उन्होंने और तब से फिर अलग हो गए। फिर दोबारा उसका बेटा अखिलेश और माया इकट्ठा आने की कोशिश की, लेकिन ईवीएम के मुद्दे पर फिर दोनों अलग हो गए और चुप बैठ गए, क्योंकि डरा दिया उनको। बाबा साहब ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये तुम्हारे जूतों की लेस खोलेगा और बांधेगा। उसको बहुत गुस्सा आया और उसने लिखित शिकायत बाबा साहब की नेहरू को की कि मैं एक चीफ मिनिस्टर हूं और बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे बुलाकर मेरा इंसल्ट किया। तो नेहरू ने बाबा साहब को शो कॉज नोटिस दी कि आप कानून मंत्री हो, बड़ी हस्ती हो, भारत के बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, और आपने एक चीफ मिनिस्टर को बुलाकर उसका इंसल्ट किया, यह आपको शोभा नहीं देता। तो बाबा साहब ने भी लिखित नोटिस को लिखित जवाब दिया और नेहरू को कहा, गोविंद वल्लभ पंत का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत का दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अपने लोगों को जगाने के लिए बोल दिया। मेरा उद्देश्य लोगों को जगाना था, अब बोल दिया, कर ले क्या करना। अब बोल तो दिया तो वापस तो नहीं लिया जा सकता ना। जो बाबा साहब के ऊपर साहित्य लिखा है, जिन्होंने संपादन किया, उन लोगों ने और भी चालाकी की। ये जो मैंने बताया उसको वहां से हटा दिया, नहीं लिखा हो। ये बात कि हम एससी एसटी ओबीसी इकट्ठा आने के बाद ब्राह्मण उसकी जूते की लेस खोलेगा और बांधेगा, यह बात भारत का हर ब्राह्मण जानता है और आज से नहीं 48 से जानता है। और इसलिए उन्होंने निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया कि हम एससी एसटी ओबीसी को किसी भी तरह इकट्ठा नहीं आने देंगे। अगर उनका यह निर्णय है 48 से, तो हमारा भी निर्णय होना चाहिए कि हम किसी भी हालत में एससी एसटी ओबीसी को इकट्ठा करेंगे। बस यही तो अम्बेडकरवाद है और यही है बाबा साहब का अधूरा काम। बाबा साहब ने ओबीसी को जगाकर जोड़ने के लिए कितने प्रयास किए। बाबा साहब का विचार उनकी जाति के बाहर जितनी भी 6000 जातियां है, उनके अंदर जो लेके जाता है, रात दिन उसके लिए मेहनत करता है, उसको अम्बेडकरवादी कहते हैं। फोटो के सामने खड़े रहकर माला पहनने वाले और अपने ही जाति के, अपने ही सब जाति के और अपने ही गुट के लिए काम करने वाले को अम्बेडकरवादी नहीं कहते। अम्बेडकरवाद बहुत बड़ी व्याख्या है। फिर अगला प्रयास बाबा साहब ने किया, पंजाब राव देशमुख, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख से अकोला के, वहां गए, अमरावती अकोला, और कहा कि आप ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, मैं एससी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आप ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो 52%, मैं 15% एससी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, चलो आप दोनों मिल जाते हैं। यह बात जब नेहरू को पता चली तो नेहरू ने एक दूत वहां मैसेंजर भेजा और डॉक्टर पंजाब राव देशमुख को मैसेज दिया कि आपको कृषि मंत्री दे देते हैं और आपके जो शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी उसके लिए 4 लाख देते हैं। बाबा साहब जिनको जोड़ना चाहते थे, कांग्रेस वाले उनके पीछे पड़ते थे। आज भी वही हाल है। मतलब बाबा साहब ने हर प्रयास किया लोगों को जोड़ने के लिए। इतना ही नहीं साथियों, यह जब संविधान लिखा जा रहा था तब बाबा साहब अंबेडकर ने 3 लोगों को, 3 ही ओबीसी थे उधर संविधान सभा में। नंबर 1 हुकुम सिंह, पंजाब के नाई जाति के। नंबर 2 तुकाराम गीताचारी, अमरावती माली जाति के। और नंबर 3 डॉक्टर पंजाब राव देशमुख। ये 3 लोगों को बाबा साहब ने अपने घर खाना खाने के लिए बुलाया और खाते खाते उनको कहा, अरे कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो आप संविधान सभा में? अरे कुछ बोलो, कुछ मांगो। अरे मैं चेयरमैन हूं कमेटी का, मैं मांग नहीं सकता, और फिर मैं एससी हूं, आप मांगो ना ओबीसी के लिए। तो ये 3 ओबीसी लोगों ने कहा, हम मांगेंगे लेकिन वे भला हमको देंगे। मन को ये भी उनको मालूम था कि वो हमको देने वाले नहीं है। तो बाबा साहब ने कहा, अरे मांग कर तो देखो भाई,
बच्चा रोने के, अगर बच्चा रोता नहीं तो मां भी दूध नहीं पिलाती, तो मांगो तो सही, मैं आपका पुरजोर समर्थन करूंगा। ये सारे उदाहरण ये सिद्ध करते हैं साथियों कि बाबा साहब हर प्रकार का प्रयास कर रहे थे ओबीसी को साथ जोड़ने का, और हर समय गांधी और उनकी कांग्रेस, नेहरू और उनकी कांग्रेस, पटेल और उनकी कांग्रेस उनके बीच आती थी। लेकिन हम लोगों ने भी प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए। बाबा साहब ने ये प्रयास नहीं छोड़े थे। बाबा साहब ने नेहरू को एक प्रस्ताव रखा था। जब नेहरू प्रधानमंत्री बन रहे थे तब एक प्रस्ताव रखा था। 14 मई 1946 में संविधान सभा में प्रस्ताव रखा। ओबीसी के लिए क्या 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 ये बता रहा हूं। प्रस्ताव है नंबर 1, जमींदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। नंबर 2, लैंड सीलिंग एक्ट होना चाहिए। और नंबर 3, कृषि मजदूरों को अतिरिक्त जमीन देनी चाहिए। 14 मई 1946 को यह प्रस्ताव संविधान सभा में बाबा साहब ने रखा। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, 14 मई के बाद 8 दिन के बाद 22 मई 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ओबीसी के हित में प्रस्ताव था उसको खारिज किया। मतलब बाबा साहब ओबीसी के हित में संघर्ष करते थे, और गांधी, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद और कांग्रेस ओबीसी के हित के विरोध में निर्णय लेती थी, काम करती थी। आंकड़ों के साथ, साल के साथ, प्रस्ताव के साथ बोल रहा हूं। इसलिए संविधान अगर पढ़ना चाहते हो तो एक हाथ में मनुस्मृति लेनी होगी और दूसरे हाथ में संविधान, तब आपको पता चलेगा। मनुस्मृति ओबीसी के लिए लिखी है, क्योंकि ओबीसी के लिए लिखित कानून बनाया, हक अधिकारों से वंचित करने के लिए ब्राह्मणों ने। एससी एसटी के लिए कोई लिखित कानून नहीं था, क्योंकि वो एससी एसटी को जानवर मानते थे, इंसान मानते नहीं थे। इसके लिए उनको मौखिक कानून था। हाथ तोड़ो तोड़ो, पांव तोड़ो तोड़ो, आंखें निकालो निकालो, जुबान काट दो, कान में शीशा पिघल कर डाल दो। लिखित कानून ओबीसी के लिए था, अधिकारों से वंचित करने के लिए। इसलिए उस मनुस्मृति को शून्य घोषित किया बाबा साहब ने, जिस मनुस्मृति ने ओबीसी को शूद्र बनाया। ब्राह्मण लोग ओबीसी को शूद्र कहते हैं और अधिकार वंचित करते हैं, इसके लिए मनुस्मृति लिखते हैं। बाबा साहब शूद्रों को ओबीसी कहते हैं और अधिकार बहाल करते हैं, इसके लिए संविधान लिखते हैं। और मैं जाते जाते एक बात आपको भी बता दूं कि ब्राह्मणों ने आपका कल्याण किया, एक बात बताओ, इस पर पीएचडी कर लेना। और बाबा साहब अंबेडकर ने आपका नुकसान किया, बस एक बात बताओ। बाबा साहब अंबेडकर ने ओबीसी का नुकसान किया, सिंगल बात बताओ। और ब्राह्मणों ने ओबीसी का कल्याण किया, सिंगल बात बताओ। तो हमने सोचना चाहे कि हम उनके पीछे क्यों लगे हुए हैं, केवल धर्म के नाम पर। जिस धर्म ने हमको केवल शूद्र कहा और हक और अधिकार से वंचित किया, बस। और इससे ब्राह्मणों का फायदा हुआ, मान सम्मान भी और दक्षिणा भी उनको ही मिली, और लोकतंत्र में राज्य करते भी वही बन गए। बहुत सारी बातें हैं साथियों जो हम लोगों को जानकारी नहीं है। फिर 10वां प्रयत्न क्या, 23 जनवरी 1952 को कालेलकर कमीशन, 23 जनवरी 1952 को लोकसभा का चुनाव आया और उसमें बाबा साहब ने एक एजेंडा रखा था। 23 जनवरी 1952 को जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बाबा साहब अंबेडकर ने एक एजेंडा रखा था और एजेंडा में ओबीसी का नाम डाला था और ओबीसी के लिए ये बातें होनी चाहिए ऐसा लिखा था। जब ये नेहरू को पता चला तो नेहरू ने सोचा अगर बाबा साहब के एजेंडे में ओबीसी है तो ओबीसी बाबा साहब के पीछे जा सकते हैं, बाबा साहब का समर्थन कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात को काउंटर करने के लिए, मतलब बाबा साहब के एजेंडा को काउंटर करने के लिए उन्होंने क्या किया, 29 जनवरी 1953 में 53 में काका साहेब कालेलकर कमीशन लागू किया, नियुक्त किया। और जब काका साहब कालेलकर पूरे भारत में घूमे, 18 मार्च 1953 को 53 को इसकी कार्रवाई शुरू हुई और 23 मार्च 1955 को ये कालेलकर रिपोर्ट आया। साथियों ये जो कालेलकर रिपोर्ट है अभी तक किसी के पास भी ये रिपोर्ट नहीं है, एक भारत सरकार के पास है।
और भारत सरकार के पास बामसेप के पास, भारत सरकार के बाद बामसेप के पास है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी के पास रिपोर्ट है। एज इट इज मंडल रिपोर्ट भी पहले भारत सरकार के पास है। ओबीसी, हर ओबीसी के पास होना चाहिए। और भारत सरकार के पास पहली मंडल रिपोर्ट लिखे डीके खापर्डे साहब ने, और वो प्रकाशित हमने की तो पूरे भारत के ओबीसी को पता चला ये हमारे लिए है। ये सारी बातें जो है मैं इसलिए बता रहा हूं, ये जो कालेलकर कमीशन था वो कोकणस्थ ब्राह्मण था, कमीशन ओबीसी के लिए, और अध्यक्ष कोबरा कोकणस्थ ब्राह्मण। अटेंड पोस्ट कालिली, तालुका जिला सिंधुदुर्ग, वहां के थे कोकण वाले। दत्तात्रेय बालकृष्ण उर्फ काका साहेब कालेलकर, ये जब ओबीसी के लिए दौरा करने गए, ओबीसी कौन है कौन नहीं देखने के लिए सातारा गए थे, और सातारा में जो खनसामा था उनको कहा, सातारा के कलेक्टर को इन्होंने कहा कालेलकर ने कि मैं ओबीसी के शूद्र के घर का पका हुआ खाना नहीं खाऊंगा। अभी जो आदमी ब्राह्मण है और शूद्र के घर का पका हुआ खाना नहीं खाते, उसको नेहरू ने शूद्र की यानी कि ओबीसी का उद्धार करने की जिम्मेदारी दी। रिटर्न में है ये, उन्होंने कलेक्टर को कहा कि मैं शूद्र के घर खाना नहीं खाऊंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा। अभी जो आदमी इतना तिरस्कार, इतना हेट करता है, इतनी घृणा करता है शूद्र की, वो उसके कल्याण की बात करेगा? फिर भी देखते हैं उसकी रिपोर्ट में क्या है। अभी तक किसी को पता नहीं तो जरूर कुछ होगा। क्या है रिपोर्ट में? पहला लिखा है ओबीसी के रिपोर्ट में, कालेलकर रिपोर्ट नंबर 1, 1961 में ओबीसी की जातिगत गिनती करनी चाहिए। नेहरू ने 3 सितंबर 1948 को ओबीसी की जातिगत गिनती बंद की। तो बाबा साहब ने, मतलब कालेलकर ने लिखा 61 में करनी चाहिए, 61 में करनी चाहिए ऐसा लिखा, आज तक नहीं की। नंबर 2, हिंदू पारंपरिक व्यवस्था में जिनको शूद्र कहा और माना गया उनको ही ओबीसी कहा जाना चाहिए या कहा जाए। दूसरी बात लिखी। तीसरी बात लिखी, एससी एसटी और जनरल की महिलाओं को छोड़कर बाकी महिलाओं को ओबीसी मानना चाहिए, माना जाए। चौथी बात लिखी, ओबीसी के लिए एजुकेशन में 70% रिजर्वेशन देना चाहिए। आगे लिखा, पांचवी बात, ओबीसी को सर्विस में, फर्स्ट क्लास की सर्विस में 25% रिजर्वेशन देना चाहिए, सेकंड क्लास सर्विस में 33.5% देना चाहिए, और थर्ड और फोर्थ क्लास में 40% रिजर्वेशन देना चाहिए। ऐसी बातें कालेलकर कमीशन के रिपोर्ट में है जो आज तक हमारे पास नहीं पहुंची है। यह सब करने के लिए ओबीसी को उस लिखा है कमीशन में, यह सब करने के लिए ओबीसी को बजट देना चाहिए, और बजट का कितना प्रावधान करना चाहिए? 2000 करोड़ का प्रावधान करना चाहिए। सॉरी, उस समय के 200 करोड़ का प्रावधान करना चाहिए। अभी उस समय के 200 करोड़ का मतलब होता है आज के 5000 करोड़। बजट के साथ लिखा है। इसके साथ और लिखा है साथियों, इसमें लिखा है कि अंबेडकर, शिवदयाल सिंह चौरासिया खुद ये कहा, शिवदयाल सिंह चौरासिया ने कहा, खुद कहा, यह ड्राफ्ट मुझे डॉक्टर अंबेडकर ने मना कर दिया था। इसका मतलब ये कालेलकर नहीं, कमीशन कालेलकर का है, रिपोर्ट कालेलकर का है, लेकिन ओबीसी के लिए जो ड्राफ्ट था, क्योंकि शिवदयाल सिंह उसमें एक सदस्य थे और ये तंबुली जाति के उत्तर प्रदेश के थे, तो शिवदयाल सिंह चौरासिया ने जाहिर सभा में कहा ये ड्राफ्ट मुझे डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने बनाकर दिया था। और दूसरा सबूत है, कालेलकर खुद बाबा साहब के पास गए थे ओबीसी का उद्धार कैसे करना चाहिए इस संदर्भ में। तो ये भी बातें हम लोगों को मालूम होनी चाहिए। ओबीसी का उद्धार और कल्याण कैसा करना है इस संदर्भ में कालेलकर भी गए थे। यही नहीं साथियों, ऐसे कालेलकर कमीशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
जब ये पता चला पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि ये बातें हैं और ये बाबा साहब अंबेडकर का ड्राफ्ट है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो कालेलकर कमीशन है वो खारिज किया। वो तारीख क्या है आप सुनकर हैरान रह जाओगे। ये तारीख है 6 दिसंबर 1956। मतलब जिस दिन बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ उसी दिन कालेलकर कमीशन की भी हत्या, मतलब ओबीसी की भी हत्या नेहरू ने की। जैसे बाबा साहब की हत्या की वैसे ओबीसी की भी हत्या की। 340 जो आर्टिकल है ये नहीं होता तो कालेलकर कहां से आते, बिंदेश्वरी मंडल कहां से आते, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, वीपी सिंह कहां से आते। और आज जो ओबीसी जिस मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे वो कहां से आते। इसलिए साथियों हम लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि भारत में ओबीसी का सबसे ज्यादा नुकसान, पहले भी मैंने कहा, केवल ब्राह्मणों की वजह से हुआ, कांग्रेस की वजह से हुआ, गांधी की वजह से हुआ, नेहरू की वजह से हुआ। क्योंकि भारत के ओबीसी ने कुलवाड़ी भूषण बहुजन प्रतिपादक छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं स्वीकारा, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को नहीं स्वीकारा, राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज को नहीं स्वीकारा, बाबा साहब अंबेडकर को नहीं स्वीकारा, लेकिन गांधी और नेहरू को स्वीकारा। और फुले ने कहा था, क्या कहा था, जब गोखले और रानडे फुले के पास गए थे कि हम कांग्रेस में शामिल हो जाओ, तो फुले ने कहा था कि आपने इस देश में जाति व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था का, अस्पृश्यता का निर्माण किया, भेदभाव का निर्माण किया, आप लोग हमारे साथ समता का व्यवहार नहीं करने वाले, जाओ आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। उस समय ज्योतिराव फुले सबसे बड़े सयाना थे, इसलिए तो बाबा साहब ने गुरु माना। मतलब सबसे समझने वाला, सूझबूझ वाला व्यक्ति उनको कह रहा है कि मैं तुम्हारे आंदोलन में नहीं आने वाला। क्योंकि इस देश में आजादी के 2 आंदोलन थे, एक यूरेशियन ब्राह्मणों का आजादी का आंदोलन अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के लिए, और एक अपने महापुरुषों का आजादी का आंदोलन ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद होने के लिए। फुले ने उसी समय कहा शूद्रों को, ए शूद्र अति शूद्रो, जब तक अंग्रेज भारत में है आपके लिए अवसर है, जितना चाहे पढ़ लो, जितना हो सके पढ़ लो। अगर अंग्रेज गए और ब्राह्मण सत्ताधीश या राज्यकर्ता बन गया तो आपको पढ़ने का मौका नहीं देगा। आज हो रहा है ये, हमारी शिक्षा समाप्त कर दिए, हमारी नौकरी समाप्त कर दी, हमारी हर चीज समाप्त कर दी। और एक बात उस समय कहा था, क्या कहा था, सेठ जी भट्ट जी तुम्हारे दुश्मन हैं और शूद्र अतिशूद्र तुम्हारे मित्र है। ओबीसी ने नहीं माना। सेठ जी कौन, गांधी, भट्ट जी कौन, नेहरू, वो दुश्मन है कहा ज्योतिराव फुले ने, नहीं माना और उनको ही स्वीकार किया, उनके ही पीछे चलते रहे तो सत्यानाश हो गए। आज किसानों के खिलाफ में सब कानून है और कामगारों के खिलाफ में, और कामगार और किसान भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं। तो जो ज्योतिराव फुले ने रास्ता अपनाया था वो नहीं अपनाया, इसलिए हमारा सत्यानाश हो गया, खासकर ओबीसी का। क्योंकि वो ज्योतिराव फुले ने कहा था ये दुश्मन है तुम्हारे, इनके पीछे मत जाओ। और आपके लिए ज्योतिराव फुले ने सत्य शोधक समाज का निर्माण किया था। सत्य को ढूंढने वाला समाज, दैट इज सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज करने वाला समाज। लेकिन फुले 28 नवंबर 1890 में फुले चले गए, फिर वो सत्यशोधक समाज के अध्यक्ष सावित्रीबाई बनी, फिर वो मुक्ता सालवे ने चलाया, फिर मराठों ने चलाया सत्यशोधक। और जब यह कांग्रेस के ध्यान में आया, उन्होंने जलगांव जिले में यावल तहसील में फैजपुर गांव में इस कांग्रेस में सत्यशोधक समाज का विलय कर दिया। उस समय कांग्रेस के सभासद महाराष्ट्र में 118 थे, ओनली 118, मतलब केवल ब्राह्मण। और जैसे ही सत्यशोधक समाज, मतलब केशवराव जेदे वहां गए सत्यशोधक समाज को लेकर और कांग्रेस में उसका विलय हुआ, और 1 साल में केशवराव जेदे के समझ में आया कांग्रेस का जातिवाद, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। लेकिन उस समय कांग्रेस की जो सभासद संख्या महाराष्ट्र में हुई वो 3,12,319 थी, 3,12,619। मतलब जो भी सत्यशोधक थे मराठा सभी कांग्रेस में चले गए, वही आज राज्य करते महाराष्ट्र के बने। इसका मतलब
कि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को हमने छोड़ दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज को छोड़ दिया, राजर्षि शाहू महाराज को छोड़ दिया, यही पेरिया रामास्वामी को छोड़ दिया, बाबा साहब अम्बेडकर को छोड़ दिया, इसलिए सत्यानाश हुआ है। अगर हमारा फिर से दोबारा कल्याण होना चाहिए, ऐसा लगता है, जब तक हम ब्राह्मण बनिया को नहीं छोड़ेंगे कल्याण कतई संभव नहीं, कतई संभव नहीं। अगर ओबीसी की कल जातिगत गिनती करनी है तो ब्राह्मणों के साथ रहकर ये होने वाला नहीं। तो जो अलग से आंदोलन चल रहे व्यवस्था के विरोध में, वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है, वो आपका साथ सहयोग देने के लिए तैयार है। इसलिए अब अगर व्यवस्था से अगर हट जाते हो या ब्राह्मण बनिया से अगर हट जाते हो, छुटकारा पाते हो, तो ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान होने वाला है। जातिगत गिनती अगर नहीं होगी, संख्या निश्चित नहीं होगी, संख्या निश्चित नहीं होगी तो रिजर्वेशन का कोटा कहां से देंगे? हम आरक्षण तो मानते हैं, और जातिगत गिनती, जब तक जातिगत गिनती नहीं होगी, संख्या के आधार पर आरक्षण और बजट में हिस्सेदारी कैसे मिलेगी भाई? इसलिए साथियों, कल विश्व रत्न महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 64वां महापरिनिर्वाण दिन है। उसके पूर्व संध्या में कि बाबा साहब ने ओबीसी के लिए क्या काम किया, बाबा साहब का ओबीसी के लिए क्या योगदान है, ये सारी बातें आपको बताने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।